हेलो। चेक चेक माइक चेक। ठीक है। हेलो। ठीक ठीक है ना, इसको ऑफ कर दूँ? ठीक है, ऑफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और आपने रेडी लेवल में बुलाया इसको। माइक चेक। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। माइक सब ठीक है। सेट है। ऊपर नीचे करना कुछ? हाँ, हॉल में। जग्गी, हॉल में। हॉल में कौन है? जगदीश, हॉल में और साउंड है, बढ़ाने को बोल रहा है जग्गी। हेलो। चेक चेक माइक चेक। 1 2 3। हेलो हेलो हेलो। माइक चेक 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 चेक। माइक चेक चेक। ठीक है। हेलो 1 2 3। हेलो हेलो हेलो। माइक चेक चेक चेक। जगी ठीक है मैम। पोजीशन ठीक है माइक की? ऊपर नीचे कुछ? ठीक है, बाद में बोलेंगे।
आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। साथ ही इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। थोड़ी ही देर में 36वें दीक्षांत समारोह में 2,79,917 विद्यार्थी अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। 1,06,543 विद्यार्थी बैचलर डिग्री, 1,10,459 मास्टर डिग्री, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में सतत जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने पूरे परिसर को साफ कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक अभियान है प्लास्टिक मुक्त भारत का, तो हम इस अभियान में जुटे हुए हैं और प्लास्टिक मुक्त इग्नू परिसर बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। अब प्लास्टिक का कोई उपयोग इग्नू में नहीं होगा। इस परिसर के लोग एक साथ मिलकर इस सफाई कार्यक्रम में लगे हुए हैं। घर घर आह्वान किया जा रहा है, घर घर में लोग घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार न किया जाए और किस प्रकार यह घातक होता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। पिछले 5 वर्षों से देश स्वच्छता के प्रति जागरूक रहा है। विश्वविद्यालय ने संकल्प लिया है कि आगे हम लोग इस संबंध में सतत लगातार स्वच्छता के संबंध में कार्रवाई करते रहेंगे। यह जो अभियान है हम लोगों ने 13 सितंबर से शुरू किया है और इसके तहत हम लोग
अपने 30 लाख छात्रों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन का भी प्रयोग करेंगे। इस कार्य में हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के कोने-कोने में हमारे जो वीडियो और ऑडियो नेटवर्क है, उसके द्वारा हम अपने लर्नर्स, हमारे जो सामान्य लोग हैं, उन तक ये पहुंचाएं कि स्वच्छता देश की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है अपने इस अभियान के लिए। कूड़ा या प्लास्टिक, इन सब से विश्वविद्यालय परिसर को मुक्त करेगा। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर भी हमने जैसा बताया कि पूरे देश में हम एक अभियान चलाएंगे और अपने छात्रों के साथ साथ उनके परिवारों, उन क्षेत्रों में भी जहां हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं, वे भी अपने अपने क्षेत्रों में इस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि लोग इस दिशा में पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा देश के सभी लोग, सभी नागरिक, सभी व्यक्ति स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक हों। अपने घर में, अपने घर के बाहर, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। कि हम जिस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग इसमें हमारा सहयोग करें, सब लोग हमारा साथ दें, ताकि हम यहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन अप कर सकें। शुरुआत अपने घर से होगी, फिर इग्नू के कैंपस से उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और शायद हम अपने घर से ही शुरू करेंगे तो सब ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा और ये स्वच्छता जो है बहुत दूर तक जाएगी। अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं मिटता, उसके लिए हर घर में एक दीपक जलाना होता है। तो शुरुआत हमने यही की है कि पहले स्वयं के घर से दीपक जलाए। हम लोगों के साथ आगे बढ़ें और सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि बीमारियों से दूर रहा जा सके। कैंपस में एक भी वेस्ट नहीं बचेगा, या तो खाद बनेगा या तो रिसाइकिल होने के लिए बाहर जाएगा। नहीं तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वो अगेन पाइल अप हो जाएगा और उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो आगे हमारे कैंसरस और उसके लिए बहुत हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चे बड़े जागरूक हो रहे हैं। अदरवाइज वो अपने चिप्स और जूस के पैकेट्स इधर उधर डाल देते थे, अब वो अपने सही समय पे कूड़ादान में डालते हैं। इग्नू कैंपस के घरों में जाएंगे तो उनको समझाएंगे कि किस तरह हमको कचरे को मैनेज करना है, तो वो उनको इस तरह से बताएंगे कि यही हमारा काम है। कि पॉलीथीन का यूज़ बंद कीजिए, सब्जी लेने जाना है तो अपना थैला ले जाइए, थैला लेकर जाकर ही सब्जी लीजिए। अगर सब्जी वाले थैले में सब्जी नहीं देते हैं, पॉलीथीन में देते हैं, तो सब्जी मत लीजिए।
major initiative of the Government of India, which is empowering and enriching lives of Indian citizens towards digital progress with faster service delivery in paperless mode. It has now become one of the key components of the e-governance ecosystem, a transformative governance that is revolutionizing every sector of the country. DigiLocker is designed with all the necessary security measures to keep your data protected and safe. IGNOU, from the 36th convocation, is now issuing degree certificates through the DigiLocker. In this convocation, 28,86,701 academic records have been aided. For accessing your degree certificate, download the DigiLocker app, sign up for the first time. Once done, click on the education category, select Indira Gandhi National Open University from the list of institutions, fill in the required information, and then click on Get Document to download your degree certificate. So what are you waiting for? Register on the DigiLocker app and access a range of documents such as educational and personal certificates, pension and bank statements, identity documents, and many more in digital form. With DigiLocker, your documents travel safely with you on your smartphone. Download the DigiLocker app today. ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे साफ सुथरी रोशनी में सब
नमस्कार। मैं आज के 28वें प्रोफेसर जी राम रेड्डी स्मृति व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। Every year, on 2nd of July, we organize this event to commemorate the memories of our beloved and revered founder Vice-Chancellor, Professor G. Ram Reddy ji. On this day, we pay homage to this visionary and legendary educationist by refreshing our vows to translate his ideas into actions, reviewing our endeavors, introspecting, and seeking further guidance to achieve new heights. In the line, we conduct various activities and invite eminent speakers from varied and diverse fields to enrich and enlighten us for our academic pursuits. Professor G. Ram Reddy, a great leader, a distinguished scholar, and an epitome of knowledge, foresaw, planned, designed, and shaped the academic and administrative setup of our mega university, which is now making a mark worldwide under the adept guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, sir. Due to his efficient leadership, our university is witnessing all-round development. On this note, I welcome all the dignitaries present with us today, our esteemed chief guest and speaker of the day, Honorable Minister of State for Education, Government of India, Dr. Subhas Sarkar. Our distinguished guest of honor, Padma Bhushan, Professor Kapil Kapoor. Our very own revered Srimati Pramila Reddy. Honorable Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, Professor Nageshwar Rao, sir. Respected Pro-Vice Chancellors of the University and Registrar Administration. I also extend warm welcome to the directors of schools, regional directors of various regional centers, heads of various divisions and centers, the colleagues at the headquarters as well as at the regional centers, and all our learners, alumni, viewers, and other stakeholders who have joined us at various online platforms such as Gyan Darshan, Gyanvani, Gyandhara, Swayamprabha channel, YouTube, Facebook, etc. Before we begin the formal proceeding of the program, may I request Team Electronic Media Production Center to play University's Kulgeet, please? I request you all to please rise. दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की, ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की। घर घर है बना शिक्षा का देवालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। थैंक यू टीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ अब हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज ऑन द डायस for the lighting of lamp, please. May I request Srimati Pramila Reddy ma'am and Mrs. Deepthi to come up the dais and join the dignitaries, please.
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस दीप के प्रकाश की तरह हमारे विश्वविद्यालय की ख्याति भी चारों दिशाओं में फैले। हम ऐसे ही अपने जन जन के विश्वविद्यालय की छवि को चरितार्थ करते रहें। Request to pay floral tribute to late Professor G. Reddy ji, the harbinger of the idea of open university in India, the leader, the visionary professor who has changed the meaning of education in India. I now invite respected Pro Vice Chancellor and Chairman of the Organizing Committee of today's program, Professor Satyakam, for his welcome address, please. सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम अपने संस्थापक कुलगुरु, कुलपति, मार्गदर्शक को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर वर्ष हम इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस पुण्यात्मा को जिन्हें प्रणाम करने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जो सोचा और उस सोच को जो परिणति दी, आज उसका परिणाम और प्रमाण साक्षात दृष्टिगोचर है। हम आज इस परिसर में इकट्ठे हैं क्योंकि इसका बीज वपन प्रोफेसर जी रेड्डी ने किया था। उनके ही दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं, अग्रसर हैं, उन्नत हैं, प्रशस्त हैं
और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने हमारे उच्च शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया और जन जन का विश्वविद्यालय बना दिया उन्होंने, जिस मशाल को आज हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज इस 28वें स्मृति व्याख्यान में हमारे दो प्रमुख अतिथि हैं। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी और प्रोफेसर कपिल कपूर जी। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार एक मानक स्थापित करने वाले और मानव सेवा में अपने को सन्नद्ध करने वाले बहुत महान चिकित्सक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से, जिसमें मानव सेवा की जो अलख जगाई, वो अब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और समाज के कोने कोने में वही सेवा भाव लेकर आप इस राजनीति में आए। और आप बहुत व्यस्त हैं, ये मैं केवल औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूं। कई जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं कि इग्नू से इन्हें अगाध लगाव है, अगाध प्रेम है इग्नू के प्रति, और इसीलिए ये आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने जो कठिन, श्रमसाध्य और दुष्कर रास्ता चुना है, चिकित्सक का जी की जो जिम्मेवारी है वो तो है, लेकिन मानव सेवा की जो जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है, लोगों के बीच जाने का, इसीलिए उनको यह जन जन का विश्वविद्यालय बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और आप मान्यवर हमारे बीच आए, हमारी गरिमा बढ़ाई, और एक ऐसे दिन मान्यवर आप उपस्थित हुए हैं जो वह व्यक्ति प्रोफेसर जी राम रेड्डी भी मानव सेवा का प्रतीक था, और हम उसी के इकट्ठे हुए। तो एक मानव सेवी दूसरे मानव सेवी के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है, यह संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से हृदय के अंतरतम से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम सर। आज के हमारे सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कपिल कुमार, माफ कीजिएगा कपिल कपूर, हमारी जिह्वा जो है वो फिसल जाती है कभी कभी, और माफ कीजिएगा इसके लिए। जी सर, तो मैं बहुत सचेत था कि मेरी जिह्वा न फिसले, लेकिन फिसल गई। जिह्वा पर वश नहीं होता है किसी का। प्रोफेसर कपिल कपूर जी भाषाविद हैं और उन्होंने भारतीय परंपरा, पाणिनि और अनेक संस्कृत के विद्वानों पर काम किया है, लेखनी चलाई है, लिखा है, और उनके इस विद्वता से अभी हम लाभान्वित होंगे और जरूर अभिभूत होंगे उनके वक्तव्य से। भाषा, साहित्य, दर्शन के अध्येता और प्रखर चिंतक हैं आप।
अपने बीच पाकर सर हम आपको धन्य हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आपके यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने जेएनयू में शिक्षा पाई है। सर जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ रेक्टर भी रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो सर बहुत सारे शिक्षक हैं, संस्कृत के भी हैं और उसके अलावा भी भारत विद्या के भी बहुत से शिक्षक हैं जो यहाँ आपका सानिध्य पाकर गौरवान्वित हैं, गदगद हैं। हमारे विद्यार्थी जिन्होंने चित्रकला की प्रदर्शनी की, नवाचार और स्टार्टअप के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे विद्यार्थी हमसे दूर बैठे हैं लेकिन हमसे बहुत पास हैं, और कितना सुंदर चित्र उन्होंने बनाया। मैं उन सब का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों आपने 4 चांद लगा दिए, बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रिय और सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, ये सारा समारोह, और ये समारोह ही नहीं, ये सारा विश्वविद्यालय उनके विजन के अनुसार आकार ले रहा है और लेता है। उनकी पर्यवेक्षण और सूक्ष्म दृष्टि हमें सही राह दिखाती है, उसे निष्कंटक बनाती है। मैं क्या करूं स्वागत तुम्हारा, तुम तो स्वागत हो। प्रणाम प्रणाम सर आप। मैं मंचस्थ और दर्शक दीर्घा में उपस्थित अपने सभी अध्यापक साथियों, निदेशकों, विभागाध्यक्षों, संचार केंद्र, सीईओ, सीएमडी और कोने कोने में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हमारे विद्यार्थियों, हमारे क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप लोग आज रविवार के दिन, अवकाश के दिन इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, और इसके लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और यह बताता है कि हम प्रोफेसर राम रेड्डी से, अपने विश्वविद्यालय से कितने जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you, sir. We have a very talented and technically sound team of Electronic Media Production Center, and this center produces a short film every year on this occasion. So may I request EMPC to play the film, please? Professor Ram Reddy's contribution to higher education as a whole has been significant, but perhaps he is most remembered and cherished as the man behind India's open and distance education. Our standards are as good as the standards of any conventional university. In fact, I would say that in the conventional system, standards vary from institution to institution. Whereas in our case, there is only one standard, and I must say that the standards are very high. And I say this because the material is prepared by the experts and prepared with a lot of caution and care. Any mistake we commit is a fatal mistake. It's not a mistake committed in a classroom where, well, we can sometimes get away with some of these things. But that's not possible here. At the young age of 48 years, he became the Vice Chancellor of the university. Professor Ram Reddy's pioneering work further extends to all-rounded support and promotion of the open education system in the country and giving it its international prestige and recognition. In the year 1982, this visionary leader gifted the country its first open and distance university, the Andhra Pradesh Open University, which was later renamed as Dr. B.R. Ambedkar Open University.
as a mark of our commitment to the transformation going on in the distance education, we thought it proper to have his memorial lecture through IGNOU teleconferencing network, the communication technology in this form. Besides demonstrating the things that are coming up in distance education, also points to the direction of paradigm shift in the offing. The country, having seen the impact and possibilities of the open and distance education in educating the huge population of the country, Professor G. Ram Reddy became the obvious choice of the Government of India in formulating and initiating a national open university. Thus, in the year 1985, the Indira Gandhi National Open University was born under his able leadership. The way IGNOU has been able to reach by transcending time and boundaries and geography, I believe is extraordinarily impressive. Professor Ram Reddy's dream of reaching the length and breadth of the country with quality higher education began to take shape with the formation of the Indira Gandhi National Open University in the year 1985. Professor Ram Reddy was a visionary who spoke of equity and social justice, and opening up access to education was his way of addressing the issue of distributive justice and of reaching the unreached. Its educational system was to be characterized by innovation and flexibility, together with high-quality instructions. The message that Ram Reddy left for me is the difference between education for knowledge and education for life. Through learning, one should know the difference between good and evil. And unless learning itself goes deeper and beyond the accumulation of information, knowledge will not become a virtue. He went on to complete his master's in political science at Osmania University, and in 1957 he left for London to study at the London School of Economics. Professor Ram Reddy spent so much of his passion and effort. He really created something fantastic and magnificent. On his return from London, he joined as a lecturer of public administration, which was then a new discipline under the political science department at the Arts College of Osmania University. He shared the experience of British Open University with the political system in Andhra Pradesh, and political system immediately supported the idea. The establishment of Open University in 1982, the vision, competence and persuasive abilities and contacts and sincerity of purpose of leader like Professor Ram Reddy. He soon became a popular teacher among students and also colleagues alike. During his times at Osmania University, Professor Reddy was temporarily sent to start the PG Center at Warangal, which later became the Kakatiya University. He made his mark as an able institution builder by molding and shaping the PG Center in becoming one of the best at that time. The student support system of IGNOU, the foundation of which was carefully designed by him, has today grown and further diversified. Some other notable positions he held and contributed greatly included the chairman of the University Grants Commission, the first chairman of the Social Science Research Council, the Secretary General of the Asian Association of Open Universities, the chairman of the Indian Council of Social Science Research, and the Vice President of the Commonwealth of Learning. This university is the national asset. We have been able to collect an excellent team. Some of them are tops in the country. So far it has been a homogeneous team, and I hope whoever is the successor would see that it remains a homogeneous team. Professor G. Ram Reddy lives on
not only in the work he has done, but also in the memories of those he touched. God bestowed, nay, gifted a matured, a credible, a trustable face to you, a guileless smile, and a look so penetrating and reading, which made you a reference point on many an issue, private or public, for solution. And you had ready solutions to many of them, applying your robust common sense inherited from the grassroots. Thank you, Team EMPC, for this short film. This has really refreshed the fond memories. May I now invite our Pro-Vice Chancellor, Professor Uma Kanchilal ma'am, to brief us about the program, please. Chief guest of the occasion, Honorable Minister of State for Education, Dr. Subhash Sarkarji. Guest of honor, Professor Kapil Kapoor. Respected Mrs. Pramila Reddy, wife of late Professor Ram Reddy, and his daughter-in-law, Dr. Deepthi. Honorable Vice Chancellor of IGNOU, Professor Nageshwar Rao, my colleagues, and ladies and gentlemen. Good afternoon to all of you. Can you have the presentation, please? This 28th Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture is a series that was instituted in 1996 to commemorate the legendary educationist and founder Vice Chancellor Professor G. Ram Reddy. He was the founder and of the modern open and distance learning system in the country. In his words, distance and open education system is only approach which can meet the challenge of educational problem in the third world. He was the chief architect of open and distance learning in India. He is known for his leadership qualities, vision, and immense contribution to the field of open and distance learning. The seeds of the ODL system sown and nurtured by him have grown into a credible system of education in the country as in tune with the NEP 2020. He was a founder and pioneer of many institutions in the country. In 1982, he set up the Andhra Pradesh Open University. That was the first open university in the country. Then the first national open university in the country, that is IGNOU, in 1985. Then he also piloted the establishment of the National Assessment and Accreditation Council, NAC, to promote quality assurance in higher education in India. Professor Ram Reddy laid the foundation of IGNOU as a founder vice chancellor, which has now grown into the largest university in the world. If you see the immense presence of the university with 3.5 million learners, with 289 programs on offer, and then 44 online programs, 21 schools of studies, 69 regional centers, 2,140 learner support centers, and backed by 485 teachers and academicians. Apart from that, we are also offering online programs on the SWAYAM portal that we have 193 already on offer, as well as 4 SWAYAM Prabha channels.
The prestigious memorial lecture series over the years have been delivered by luminaries from different fields. Topics mainly focused on education, open education learning, innovations, and technology-enabled education. We are privileged to have with us for the 28th Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, Dr. Subhash Sharka as the chief guest. He is the Honorable Minister of State for Education and Government of India. We are also privileged to have with us Professor Kapil Kapoor, Padma Bhushan, and renowned linguist. Over the years, you can see the eminent speakers had actually delivered lectures, and we had union and state ministers like Professor C.P. Joshi, Dr. Satyapal Singh, Dr. Rajkumar Ranjan Singh. He delivered last year's lecture. Then we had renowned international speakers like Professor Vilsisa N, Professor N.R. Arthur Professor Ian Modridge, Professor Ian MacDonald. We had Commonwealth of Learning presidents like Professor Gajaraj Dhanaraj, Professor Asha Kanwar. Then eminent educationists, Professor Yashpal, Professor Arun Nigvekar, Professor N.R. Madhav Menon, Professor R.V.R. Chandrasekhar Rao, Professor Y. Valathan, Professor D.N. Reddy, Professor G. Ram Reddy, G. Takwale, Professor Y. Vaikuntham, then Professor D.S. Chauhan, Professor V.R. Mehta, Professor V.S. Prasad. We had also internationally renowned scientists, Dr. K. Kasturirangan, Dr. R.A. Mashalkar, Dr. Madhav Mayer, Dr. T. Ramaswamy. Then we had Planning Commission Vice Chancellor, Dr. Monting Singh Aluwalia, IT and media specialist Shri Kiran Karnik, and political analyst Dr. Sanjay Baru. The event is not restricted to the memorial lecture only. Over the years, we have actually changed the pattern. It has now become a multifaceted ceremonial event which includes launching of academic programs, release of books, awarding student innovations, exhibitions of paintings, and innovation and startup activities of students, and also naming of the building block 15 as Swami Vivekananda Bhavan. This program is being beamed live, and we are reaching from different platforms. It is being telecast through Gyan Darshan channel of IGNOU and 4 Swayamprabha channels of IGNOU. Apart from that, it's being webcast and also available on social media like Facebook and YouTube. I hope you all enjoy the program. Thank you very much. Thank you, ma'am. In line with the vision of late Professor G. Ram Reddy ji, and under the adept guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao sir, this university is constantly moving ahead. We would like to take this opportunity for the formal launch of select academic programs. In the line, School of Social Sciences is launching 4 programs. MSc Physics, sorry, I correct myself. School of Sciences is launching 4 MSc programs: MSc Physics, MSc Applied Statistics, MSc Geography, MSc Geoinformatics. School of Humanities, School of Humanities, they are launching 3 programs. The Department of Sanskrit, they are launching MA Hindu Adhyan, MA Sanskrit Online, संस्कृत साहित्य में विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा. And School of Journalism and New Media Studies is launching BA Journalism and Digital Media in ODL mode. May I request the dignitaries to do the honors, please? Our faculty members are keen to take your blessings and present to you a symbolic booklet, sir. With your permission, Chief Guest, sir. Pardon, sir. I request Team Electronic Media Production Center
to assist us in launching, please.
Faculty members are keen to take your blessings and present you a booklet, symbolic booklet, sir. With your permission, Chief Guest, sir, may I invite the faculty members of the respective disciplines. And to begin with, I call upon from School of Sciences, along with Professor Sunita Malhotra and Director of the school, Professor Meenal Mishra, may I invite the faculty members of the discipline of Physics, please. Discipline of Statistics, you are requested to please come up the dais. Discipline of Geography, please be ready for your turn. Discipline of Geography, please. And Discipline of Geology, please be ready. Discipline of Geology.
अब मैं मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर कौशल्या और संस्कृत संकाय के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और सर का आशीर्वाद लें। I now invite Professor Arul Selvam, Director School of Journalism and New Media Studies, and his team. Shikha, you may please stay. Sir, we are taking this opportunity to release the books also. So the first book is authored by Dr. Shikha Rai, titled Film, Cinema and Movies, How Internet is Shaping the Entertainment Industry. Shikha, you may please join.
सर, हमारे माननीय कुलपति सर के निर्देशन में ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी अरबी कोश का निर्माण किया गया है। मैं इससे संबंधित केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएँ और यहाँ पर बैठे आप सभी लोगों को मैं अवगत करा दूँ कि इस कोश का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को उसका समेकित स्थान दिलाना तथा संयुक्त राष्ट्र में के देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार करना है। इस कोश के माध्यम से अरबी एवं हिंदी शिक्षकों, शिक्षार्थियों, शोधकर्ताओं, पर्यटकों आदि के लिए हिंदी भाषा में व्यवहार तथा परस्पर आदान प्रदान सुगम हो सकेगा। Gifted team of National Center for Innovation in Distance Education, IGNU, has prepared an innovation award book. I invite Director O.P. Sharma and his team on the dais, please. This book narrates the stories of innovation by the IGNU students, their experiences and what all they have gone through during the phase of innovation. Everything is mentioned in the book. Thank you, sir, and thank you all. I now invite Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Nageshwar Rao, for his address, please. आप सभी को नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मंत्रालय, आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, पद्म भूषण, श्रीमती प्रमिला रेड्डी जी, आप सभी सम्मानित अतिथि और हमारे साथी, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, जिसमें आज हमने अपने संस्थापक कुलपति को याद किया
उनके मार्ग को प्रशस्त करने का एक प्रयास किया। उनका चिंतन दूरस्थ शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाना था। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी सबको जोड़ करके सब तक इस शिक्षा को पहुंचाना था। और जो उन्होंने सोचा वो हम सब ने मिल करके उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया। और इस छोटी सी अल्पायु में पिछले 36 वर्षों में हम लोग विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में संस्थापित हुए। पूरा विश्व हमें पहचान रहा है। हमारे सहयोग एवं सहायता से विदेश के कई विश्वविद्यालय बने। उसमें हमारा कंसल्टेंसी का सपोर्ट रहा, चाहे वह श्रीलंका का ओपन यूनिवर्सिटी रहा हो या बांग्लादेश का ओपन यूनिवर्सिटी रहा हो, और अभी हाल ही में हम लोग केनिया में ओपन यूनिवर्सिटी बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। यह सोच, यह दृष्टि, यह चिंतन हमें हमारे संस्थापक कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राम रेड्डी जी के से प्राप्त हुआ। आज ओडीएल या ऑनलाइन कोई भी बात करें, हमारे एक्ट को देखें तो उसमें दोनों ही बातें लिखी हुई है। ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही हुई है। आज लगभग 300 पाठ्यक्रम हम लोग छात्रों को ऑफर कर रहे हैं और 35 लाख हमारे वर्तमान में छात्र हैं और 38 लाख हमारे पूरा छात्र हैं। एक बहुत बड़ा परिवार है। पूरे विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय के पास इतना बड़ा परिवार नहीं है। हमारे साथियों ने इसमें लगातार प्रयास किया हुआ है। अपने मैंडेट के संदर्भ में, चाहे वो नए पाठ्यक्रमों की बात हो, पाठ्यक्रमों के पहुंच की बात हो, पाठ्यक्रमों को विदेशों में पहुंचाने की बात हो, हर स्तर पर हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हमारे पास 40 से 42 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम थे। आज हमारे पास 100 ओडीएल पाठ्यक्रम हो गए हैं, यूजी और पीजी के खाली, क्योंकि मैंने बताया था सर्टिफिकेट के भी हमारे पास 100 पाठ्यक्रम हैं। डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के लगभग 100 पाठ्यक्रम हैं। और हर पाठ्यक्रम में देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल कंपोनेंट हो, वैल्यूज़ की बात हो, दक्षता की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, लैब की बात हो, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो, हर चीज़ को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसे जन जन का विश्वविद्यालय माना जाता है। आज हम ये देखें कि हमारी जो गांव में पहुंच है, हमारे जो गांव के छात्र हैं, उनकी संख्या 51% हो गई है, जो आज से 10 वर्ष पहले 44% थी।
महिलाओं तक जो पहुंच है वो 45% से 50% हो गई है। जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन तक हमारी पहुंच 44% से बढ़ के 48% तक हो गई है। हम हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुँचें जहाँ तक उच्च शिक्षा की लौ नहीं पहुँच पाई है। आज हमारे पास 43 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं और इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के कारण हमारी विदेशों में पहुंच भी बढ़ गई है। 1996 से हम विदेशों में अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करते रहे और अब तक 87,000 बच्चों ने विदेशों के जो बच्चे थे उन्होंने हमारी डिग्रियां प्राप्त की है। गत वर्ष की तुलना में भी अगर आप देखें, इस वर्ष 5,000 से ज़्यादा बच्चे प्रवेश लिए हैं, जबकि गत वर्ष में 3,500 थे। और हम लोगों की शिक्षण व्यवस्था सुदूर शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें छात्र को यहाँ नहीं आना पड़ता, हम उन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। आज हम 57 देशों में पहुँच चुके हैं, जिसमें 15 देशों में हमारे स्टडी सेंटर्स हैं। ICCR के साथ मिलकर के लगभग 30 देशों में हम लोग पहुंच रहे हैं और ई विद्या भारती के साथ हम लोग 19 देशों में 19 अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। और हर जगह हमारी गुणवत्ता के कारण हमारी एक अलग पहचान है। आज जो हमारे साथियों ने अपने पाठ्यक्रमों को माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया और उनके आशीर्वाद से इसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमारे छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसमें अपार श्रम लगता है, अपार मेहनत लगती है। परंपरागत विश्वविद्यालयों की तुलना में यहाँ के शिक्षकों को पाठ्य सामग्री बनाने में बहुत कठिनाइयों का महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक उनके सामने नहीं है, अदृश्य शिक्षक है। वह पाठ्य सामग्री इस प्रकार से बनाता है कि छात्र उसको पढ़ते समय शिक्षक को अदृश्य रूप से देखता रहे। इसीलिए मैंने बताया था माननीय मंत्री जी से कि जो साइंस के प्रोग्राम है, जिसमें लैब कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल्स हैं, इन सब के लिए हमें स्टडी सेंटर्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो पाठ्य सामग्री है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि छात्र इसको आसानी से समझ सके। और इसीलिए इनको बनने में भी 3 से 4 साल अभी लगातार इन लोगों ने कोरोना के दौरान भी मेहनत किया। MA हिंदू स्टडीज़ समय की आवश्यकता है। इंडिया के बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बार बार ये कहता है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझना है, सुनना है, जानना है। और उसके लिए जो समुचित पाठ्यक्रम है, इस पर ऑलरेडी UGC ने नेट इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है। संस्कृत को विदेशों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की है। शायद विश्व का पहला विश्वविद्यालय हो जिसने संस्कृत भाषा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू करने का प्रयास किया हो। हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बार बार चर्चा होती है कि आपने उसमें क्या योगदान दिया। एक सप्ताह पूर्व UGC ने कहा कि हम लोगों ने 1 करोड़ का आंकड़ा, पूरे देश में 1 करोड़ छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सदस्य बना लिया है। उसमें इग्नू का रोल 20 लाख से ज़्यादा है, केवल अकेले इग्नू का। जो NAD है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसमें डिग्रियां जमा होती हैं, हमने आपको बताया था हमारे पास 38 लाख बच्चे हैं। लगभग 33 लाख बच्चों का
डिग्री नैट में जमा हो गया है। और जो सारे विश्वविद्यालयों की सूची है उसमें मैं देख रहा था 94 से लेकर के 2023 तक हर वर्ष की डिग्री हमारा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जमा है, किसी अन्य विश्वविद्यालय का नहीं है उस रिकॉर्ड में। हम लोग 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी तैयारी कर चुके हैं, एकेडमिक काउंसिल में ले जाना है और शीघ्र ही 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी शुरू करेंगे। अग्निवीरों के साथ हमारा MOU हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसमें BA अप्लाइड स्किल्स, BSc अप्लाइड स्किल्स, BCom अप्लाइड स्किल्स, BA टूरिज्म अप्लाइड स्किल्स इत्यादि पाठ्यक्रम हम लोग इसी जुलाई सत्र से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आर्मी के लोग जिन्होंने अग्निवीर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है, उनके उन 3 वर्षों के दौरान जो स्किल्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन स्किल्स को क्वांटिफाई करते हुए, उनका मूल्यांकन करते हुए उनको ये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी इसी जुलाई से उनको भी शुरू करना है। ऐसे बहुत से अभिनव प्रयोग हैं, अभिनव चिंतन हैं। अभी इनोवेशन की बात हुई, हमारे स्टार्टअप एक्टिविटीज़ की बात हुई, हमारे पेंटिंग्स की बात हुई, हमारे जर्नलिज्म विभाग की बात हुई, मैनेजमेंट विभाग की बात हो, हमारे सारे स्कूल्स, सारी अध्ययनशालाएं, हमारे सारे क्षेत्रीय केंद्र सब मिलकर के इस अभियान में जुड़े हुए हैं कि हम छात्रों को किस प्रकार से बेहतर लर्नर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमने अपने पूरा छात्रों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। 38 लाख में अगले 2 महीनों में हम लोग कम से कम 4 लाख छात्रों को अपने पोर्टल में, जो एलुमनी पोर्टल है, उसमें हम लोग जोड़ लेंगे। और उसके बाद ये गति और भी तेज होगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे सारे के सारे एलुमनीस, जो पूरा छात्र का परिवार है, वो इस परिवार में समाहित हो जाए। हमें मालूम है कि हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनका हम लोग के प्रति प्रेम था। उनके अति आवश्यक कार्यों के बावजूद उन्होंने बीच में एक बार कहा था कि मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं ही बताया कि नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर, कुछ भी हो जाए। ये उनका स्नेह है, प्रेम है हम सबके प्रति। उनके प्रति हमारा विशेष आभार और स्नेह। आदरणीय कपिल कपूर जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमने हमेशा उनसे स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैंने पहली बार उनसे कहा, तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारे इस आमंत्रण को। और भारतीय ज्ञान परंपरा के वह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं और हम लोग को अपना पार्थेय भी उपलब्ध कराएंगे। हम लोग को निश्चित रूप से, विशेष रूप से हम MA हिंदी स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनके योगदान से निश्चित रूप से हम सबको फ़ायदा होगा। प्रमिला रेड्डी जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी वो यहाँ उपस्थित हुई और उनके उपस्थिति से ही हम सबका मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं हर बार उनसे निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और अपना आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय परिवार को देती रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं और उनके आशीर्वाद के कारण हम लोग लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir, for taking forward the legacy of late Professor G. Ram Reddy. We are truly blessed to have you, sir. You have set an example of expansion and then expansion management. Thank you, sir. Thank you once again.
Following the footsteps of the Government of India to promote innovation and startups, we encourage our students to innovate, and we have a dedicated center for it, and the center is NCIDE. With the help of faculty members, this center organizes several activities, workshops, events, etc. to promote innovation and startups. May I once again request Dr. O.P. Sharma to come up the dais, please. Director, NCIDE. I would now call upon the winners and achievers. Let us begin with the winners of the IDEA Competition 2022. There are 3 consolation prizes. And the winners are Lata Devi for Animal Tracker, Jagannath Das Basnav for his idea Sustainable Real Estate at One Platform, and Mansoor Ahmad Bhatti for School Ahead Alarm. लता जी बहुत दूर से, शिमला से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सूर्या गांव से आई हैं. Third prize goes to Mr. Salil Mehta for waste water management by grey water user in community and public toilets. Second and first prize winners, although they're not present, but I would like to call upon the names. Second prize goes to Mr. Mukesh Ghanshyam Bisane for utilization of biomass ash in agriculture. And first prize goes to Venkat Srinivas P for sustainable transportation with renewables and energy. To recognize efforts of our students and budding entrepreneurs and provide them with a common platform, IGNOU had organized Startup Fest 2023, wherein the students and alumni participated. To promote and encourage those budding entrepreneurs, we would use this event to give appreciation certificates to them. I would now call upon the names of the students and request them to come up with their co-founders in 2 groups on the dais. The names are Mr. Tapanjeet Singh, Mr. Himanshu Sagar, Mr. Chandan. ये 8 ग्रुप्स में आए प्लीज. दूसरा ग्रुप तैयार रहे. मिस्टर उज्जवल कपूर, मिस्टर चंद्रशेखर मंडल और मिस्टर संचित अग्रवाल, मिस्टर चिराग. आप भी अपने को फाउंडर्स के साथ तैयार रहें मंच पर आने के लिए. दूसरा ग्रुप कृपया स्टेज पे आए. आगे आइए.
Thank you, sir, and congratulations to all the students. May I request our Vice Chancellor to felicitate our guest of honor, Padma Bhushan Professor Kapil Kapoor ji, and Srimati Pramila Reddy ma'am. Ji, sir. Guest of honor. हाँ सेम होगा सर, ले इधर से आइए, पहले सर का होगा, पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का है सर. Thank you, sir. We are privileged to have with us today an eminent speaker, a renowned linguist, Padma Bhushan Professor Kapil Kapoor, sir. There is hardly anyone in academia who is not aware of this voracious reader and prolific writer. His excellence in teaching and research has benefited the society at large. JNU has been privileged to have Sir as rector. We are truly honored to have you, sir, with us today. May I request you for your address, please? सबको मेरा सादर नमस्कार. My great respect to the distinguished, venerable guests of sitting here, our Registrar Sahab, Satyakam ji, our Vice Chancellor Sahab, Minister Sahab, and Uma ji, and of course all of you, fellow teachers and students, hopefully some, but many of you who were perhaps in JNU, though also. I have very mixed feelings. The first feelings that comes to me is that
Professor Nageshwar Rao ji, for some reason, has gone out of the way to shower an honor and blessing on me. And I always feel that in life, I've always got more than what I deserve. And this is one of the things that I feel about. Thank you very much, sir. It's a very auspicious day because to remember one's elder, Shri Ram Reddy ji, and to commemorate his memory by organizing a kind of academic conclave where all the faculty and the students who have done such good work in an institution that was founded by him, the first of its kind, and one today the largest perhaps in the world, on that day to bring together the people today who are making this miracle work, and in such a good way. You see, such a strongly academic efficiency and academic success and academic achievement. We've seen so many teaching groups and so many young people who have put together their ideas in the form of either materials or have innovated, creatively done things. And therefore, it's only natural that I feel that I am in a very great institution today, and it's a matter of very great honor for me to be here. Of course, our Honorable Minister of State, Shri Subhash Sarkar ji, he has always been, I've had the occasion to be in a place where he was like this. Today he was blessing some academic institution. He's such a humble person and such a simple person, and at the same time deep, very deep, deeply silent generally, but when he speaks, it speaks volumes of all that he has achieved and all that he is now doing for our education. I am very, very happy, sir, that I have the opportunity to share some ideas in your presence. Since I am branded as Indian Knowledge Systems, that's the kind of branding I bear since 1975, I thought that today, one small thing I must share with you, because I am a serious person apparently, but basically I'm not a very serious person, as my students know. You see, when Shri Ram Reddy ji established Indira Gandhi National Open University, we then realized the right name for our Jawaharlal Nehru University. In those days, we used to have so many strikes that the teaching was thwarted and halted. So we said, now we have Indira Gandhi National Open University and Jawaharlal Nehru Shut University. You see, in those days. So that was the idea we got when this was set up. This is just to lighten the... Now, I thought I'll share, it is always a problem. हम भारत के ज्ञान की बात करें और अंग्रेज़ी भाषा में ही करें, ये थोड़ा एक विडंबना होती है। और ये भारत में कहीं भी जाओ, एक प्रश्न आपके सामने आता है, कौन सी भाषा में बोलें। इसलिए एक प्रकार की प्राकृत जिसमें अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स्ड हो, वही ठीक रहती है मिक्स करके। और मैं आज, क्योंकि मुझे 20 मिनट, और 20 में भी अब शायद मुझे 15 ही किस्से, क्योंकि मिनिस्टर साहब लेट हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं जी, सो नाइस ऑफ यू सर। आज मैं एक सामान्य रूप से कि भारत का जो ज्ञान है
या जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका पश्चिम के संबंध में, पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन पे ही बात करूँगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो कंटेंट है, जो डिसिप्लिन्स हैं, जो उसके ग्रेट थिंकर्स, टीचर्स और टेक्स्ट की जो ट्रेडिशन रही है, वो कहीं और कई जगह बोले हैं, किए हैं, पर आज मैं वही बिंदु लूँगा कि अगर हम पश्चिम के साथ, पश्चिम के संदर्भ में देखें तो हमारी ज्ञान या ज्ञान परंपरा की विशेषता क्या है। सबसे पहले ज्ञान की अवधारणा, उनका मेटाफर है नॉलेज इज़ पावर। वेस्ट का मेटाफर है नॉलेज इज़ पावर, एंड बाय दैट दे मीन पावर टू बी एक्सरसाइज्ड ओवर अदर्स, टू एक्सरसाइज डोमिनियन। इफ यू रिमेंबर जेनेसिस में, because God is the possessor of knowledge, man has no right to knowledge. And when Adam makes the mistake of biting an apple of knowledge, he is expelled because man doesn't have. Knowledge has to be the privilege of God, power. And therefore, from that time, and remember he says that I made you in my own image, and the fish of water and the fowl of the air are for you to enjoy. Exercise dominion over them. This is Genesis, Bible. Exercise dominion over them. So knowledge is power to exercise dominion over others. And in 16th century, Descartes, on method, Descartes says, the goal of knowledge is to bend nature to man's purpose. See? प्रकृति को मोड़ना तोड़ना मनुष्य के जीवन को और सुलभ करने के लिए, और वो दो चीज़ें, डोमिनियन ओवर एवरीबडी, ओवर अदर्स, एंड बेंडिंग नेचर फॉर वन्स ओन कंफर्ट, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हाल मार्क है. देयर इज़ नॉट ए ईयर आई रिमेंबर since 1960 when some Western power or the other was not fighting a war somewhere. So dominion or knowledge is power. ये उनका मेटाफर है. हमारी ज्ञान की अवधारणा क्या है? गीता में लिखा है, nothing purifies like knowledge. Purifier. Knowledge is a purifier. Knowledge does not give you the power to exercise dominion on others. It gives you the power to purify yourself, the power over self. So great purifier, even greater than fire, knowledge is a purifier. तो ज्ञान की जो साधना है वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए है हमारे यहाँ, और वहाँ ज्ञान की साधना दूसरों के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने के लिए है. ये बहुत बड़ा भेद है, और इससे पूरी सिविलाइजेशनल यू कैन ट्रैप, मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में. पहले बात. दूसरी बात, ज्ञान हमारे यहाँ अखंड है, ज्ञान को विभाजित नहीं किया जा सकता. और ये जो डिसिप्लिनरी फॉर्मेशंस हैं कि ये ज्योग्राफी, ये सोशोलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये फिज़िक्स, ये दिस दैट, ये सारे आर्टिफिशियल, ये जो डिसिप्लिनरी फॉर्मेशंस हैं, ये कई बार तो इसलिए भी बनते हैं कि डिपार्टमेंट में नंबर बढ़ गया टीचर्स का, किसी और को भी प्रोफेसर बनना है, तो चलिए डिपार्टमेंट को बांट के एक और डिपार्टमेंट बना दें. तो फिलॉसफी में से साइकोलॉजी बाहर निकल गई और साइकोलॉजी का प्रोफेसर बन गया. एक ज़माने में इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज भी होती थी, फिर लैंग्वेज लिटरेचर से बाहर निकल गई, फिर लैंग्वेज में से लिंग्विस्टिक्स निकल गई, और अब लिंग्विस्टिक्स वाले भी 10 प्रकार के लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, और देयर आर इंस्टीट्यूशंस जहाँ हर एक प्रकार का. तो देयर इज़ दिस वेरी प्रोफेशनल कमर्शियल रीज़न. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मोटी मोटी डिसिप्लिनरी फॉर्मेशंस हैं, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, टेक्निकल साइंसेज एंड प्रोफेशनल साइंसेज, ये सारे, these are all created, these are all our divisions to divide it into domains में बांट के,
और उसको फिर एक प्रैक्टिकल शेप देना, इट इज़ मोर ए पेडागॉजिक। पर हमारे यहाँ ज्ञान अखंड है। भर्तृहरि, शी मेंशन भर्तृहरि, आई थिंक भर्तृहरि सेज के 4 वेद हैं, वो 4 नहीं है, वेद तो एक ही है, क्योंकि वेद का अर्थ है विद धातु से ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान तो एक ही है। हम अपनी सुविधा के लिए उसको बांटते हैं, सुविधा के लिए। और इसलिए जब अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैंने जब लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश का प्रोफेसर था, लिंग्विस्टिक्स में गया, लैंग्वेज में गया, लिंग्विस्टिक्स में गया तो वेस्टर्न चॉम्स्की गया, तो फिर सोचा अपना भी एक बड़े पंडित जी की कृपा से अपना भी पढ़ने लगे, तो पाणिनि पढ़ा। अब जब पाणिनि की व्याकरण पढ़ी तो दर्शन भी पढ़ना पड़ा। विदाउट फिलॉसफी यू कैनॉट, जैसे मैं एक सूत्र देता हूँ पाणिनि का, विराम अवसाने, टू पॉज इज टू एंड। अब ये ग्रामर का रूल है कि जहाँ पॉज होगा वहाँ आप नुक्ता लगा देंगे, बट लाइफ का भी यही है। चरवयति इसीलिए कहते हैं, बिकॉज टू पॉज इज टू एंड। सो इम्ब्रिकेशन, दर्शन का व्याकरण के साथ, और जब आप पोइटिक्स में लिटरेचर की बात करते हो तो उसमें भी दर्शन, उसमें जब आप त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात करते हो या पंचकोश की बात करते हो तो वो उसमें इम्ब्रिकेटेड होता है। हमारे यहाँ जो जैसे पतंजलि का जो महाभाष्य है, द ग्रेट कमेंटरी, इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज। उसमें देर इज़ नॉट ए डिसिप्लिन which he does not bring in and upon language facts. भाषा के किसी चीज़ को समझने के लिए वो हर प्रकार के विभिन्न जो विधाएं हैं ज्ञान की, उनको वो लाता है उसमें। और दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि हमारे ये अखंडता है। अब ये अखंडता वेस्ट में पीपल डू नॉट ट्रीट इट, डोंट थिंक इन दीज टर्म्स, क्योंकि देखिए कार्टेशियन सेपरेटनेस ऑफ रियलिटी, कि हर चीज़ अलग अलग है, सेपरेटनेस, ये उनका मूल सिद्धांत है। हर चीज़ अलग है। ये हमें भी बीमारी लग गई ना अस्मिता की, आइडेंटिटी की। मैं हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। हमारे यहाँ तो क्या आइडेंटिटी थी, हम सब ब्रह्म के अंश थे, सभी, ये आइडेंटिटी थी। अब मैं कपिल कपूर हो गया, खत्री हो गया, पंजाब का हो गया, किसी गांव का हो गया, और सबसे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो सेपरेटनेस, कार्टेशियन सेपरेटनेस, उनका एक मूल सिद्धांत है उनके समाज का। इसलिए वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन या सोसाइटी है वो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट से ही इवॉल्व हुई है। संघर्ष नेचुरल है उसमें, क्योंकि उसमें बेसिकली सेपरेटनेस है। इसी सेपरेटनेस के कारण जो ज्ञान भी है उसको भी वो भिन्न और फिर उसकी हायरार्की बनाते हैं, तो कि उसको किसी अलग करके। ये दूसरा, हर चीज़ के ऊपर पूरा व्याख्यान हो सकता है, परंतु मैं इन जो मिनट हैं उतने जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अलग अलग, वो पूरे गिन जाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तीसरी बात, ज्ञान और भाषा का संबंध। देखिए वेस्ट में, पश्चिम में भाषा नाम देती है चीज़ों को जो कि अस्तित्व में हैं, प्रायर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको नाम देती है, नेमिंग करती है। लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशनल, लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स नेम्स थिंग्स। ये पेड़ है, ये फूल है, ये पत्ता है, ये है, ये जो इन चीज़ों को नाम देती है। देखिए ये भी सेपरेटनेस से ही फ्लो करता है। लैंग्वेज को नाम देना सेपरेट फ्लो करता है, क्योंकि नाम देना, एक चीज़ को अलग रिकग्नाइज करना, फिर उसको नाम देना, फिर उसको नाम देना, फिर उसको नाम देना, तो वहाँ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशनल है। पर हमारे कौशल्या के भर्तृहरि, कौशल्या के कह देते हैं, कोई बात नहीं, कि भर्तृहरि जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सारा ज्ञान
भाषा से ही जनित होता है। क्या मतलब है कि भाषा नाम नहीं देती सत्ता को, सत्ता रियलिटी को, भाषा सृजन करती है सत्ता का। लैंग्वेज क्रिएट्स रियलिटी, इट डज नॉट नेम रियलिटी। अच्छा, ये बात जेएनयू में भी बच्चों को थोड़ी कठिन लगती थी समझनी, पर बड़े आसान है। जैसे अगर मैं एक शब्द बोलूं बिल्ली, कैट, कैट हम सब जानते हैं ना, बिल्ली सब जानते हैं, आप समझ गए। अगर आपने समझ गए, अगर मैं पूछना शुरू करूं कि आपके दिमाग में जो बिल्ली आई उसका रंग क्या है, उसमें क्या है, आपकी बिल्ली खड़ी है कि बैठी है, आपकी बिल्ली अच्छी लग रही है कि डरावनी लग रही है, तो आपको इस ऑडियंस में 150 बिल्लियाँ, एक शब्द से 150 बिल्लियाँ। सो शब्द जो है, शब्द तो एक संकेत है, संकेत है, और वो जो संकेत है वो एक सत्ता को निर्माण करता है। ये हमारा मानना है कि भाषा सृजनात्मक है, नामात्मक नहीं, केवल सृजनात्मक है, सत्ता को सृजन करती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट रादर देन रिप्रेजेंटेशनल। और भर्तृ तो कहते हैं कि देखिए बड़ा नाम, बड़ा फैशन चला था डेरिडा का, सब जो डेरिडा और डेफरेंस और डिफरेंस और डिफरेंस और डेफरेंस करने, सब लोग सेमिनार भी करते थे, क्योंकि भारत में यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका से 5 साल बाद उसी विषय पे सेमिनार करती हैं, क्योंकि 5 साल लग जाते हैं ना अटलांटिक से इधर आने में फैशन को। अगर वो मेटाफर पे सेमिनार करेंगे तो 5 साल बाद हम लोग भी मेटाफर पे करेंगे, वो इस पे करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हमें इस शिक्षा ने, हमारी शिक्षा ने हमें हमारे माइंड्स को ट्रांसलेट कर दिया है। वी आर ट्रांसलेटेड माइंड्स एंड वी आर ट्रांसलेटर्स बेसिकली। वो अंग्रेज़ों ने तो 1835 में कहा था कि हम इंटरप्रेटर बनाएंगे, अपने में, रूलर्स में और लोगों में। और इंटरप्रेटर शब्द को आप 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ें तो वो क्या ओपिनियंस में, वैल्यूज़ में, मॉरल्स में, इंटेलेक्ट में वो हमारी तरह होंगे, वैसे दिखेंगे इंडियन, क्योंकि हमें इंटरप्रेटर चाहिए। अब इंटरप्रेटर की हिंदी क्या है? 2 शब्द हैं, बिचौलिए और दलाल। अंग्रेज़ी भाषा नीति जो थी वो बिचौलिए और दलाल पैदा करने के लिए थी, और आप और हम आज भी वही है, वही हैं बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल। क्योंकि पीपल जो हैं, मासेस, 89% ऑफ इंडियंस को तो अंग्रेज़ी नहीं आती, 89% को नहीं आती। जिनको आती है वो राज करते हैं, और वो करते क्या है, वो ज़्यादा किताबें कौन सी पढ़ते हैं? वेस्ट की पढ़ते हैं, उनकी ही पढ़ते हैं, उनके ही विचारों को फैलाते हैं। इसलिए हमको गांव का आदमी जो है वो बैकवर्ड लगता है। अभी उसको हमें डेवलप करना है ना। ये जो डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म, पॉलिटिकल डार्विनिज्म, ये सारी डार्विनिज्म arises from what? From the fact that in the Western civilization, man is a fallen creature. Man is a fallen creature, उसको उठाना है। तो वहाँ से उनकी डेवलपमेंट का फिक्सेशन, डार्विनिज्म और एवोल्यूशन, वहाँ से एवोल्यूशन शुरू होता है। बट हम तो ब्रह्म के अंश हैं, हमें क्या डेवलप करोगे आप? किसको करोगे डेवलप? हमारा तो काल चक्र है, उनका टाइम लीनियर है, और लीनियर में डेवलप करते हैं। जैसे समय बीतता है चीज़ें इंप्रूव करती हैं। आप वेस्ट में किसी से पूछिए कि पहले अच्छा था कि अब अच्छा है, वो कहेगा पहले तो वो लाइफ वाज वेरी अनकंफर्टेबल, यू नो, स्लश एंड मड इन द रोड्स, बट टुडे लुक व्हाट वंडरफुल लाइफ वी हैव। इंडिया में किसी से पूछ लीजिए पहले ठीक था कि अब ठीक है, कहेगा अब तो सब बेकार हो गया, अब तो सब बेकार हो गया। क्योंकि हम लोग चक्र, साइकिल टाइम में, एक युगों के हिसाब से, कलयुग में जो पाप का घड़ा भरेगा, और हम कहते हैं कि जल्दी भरे, ये पेसिमिज्म नहीं है, ये ऑप्टिमिज्म है कि जब भर जाएगा तो दिस चक्र विल स्टार्ट अगेन एंड बेटर टाइम विल कम। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन दिस नोशंस, 2 नोशंस। एंड देन ज्ञान की संस्कृति, कल्चर,
देखिए, दुनिया में दो हैं ज्ञान की संस्कृतियां, सिर्फ दो। एक अब्राहमिक को एक प्रोफेसर साहब ने कहा अब्राह्मिक, अब्राहमिक, और दूसरी वैदिक। दो ही कल्चर हैं, दो हैं। अब्राहमिक में से 3 सिस्टम निकले, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और हमारे में वैदिक से 4 निकले, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख, हमारे 4 निकले। और बेसिक भेद क्या है, बड़ा ध्यान से समझिए, भेद क्या है। जो अब्राहमिक नॉलेज कल्चर है वो थियोसेंट्रिक है, गॉड सेंट्रिक। वो गॉड सेंट्रिक है, एक गॉड, वन गॉड, वो एक ईश्वर, और वो भी फॉर्मलेस, जिसको आजकल के लोग बहुत ही हाइट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मानते हैं। गॉड वन एंड फॉर्मलेस, एक ईश्वर, बट वो गॉड एक तो है और फॉर्मलेस तो है, बट वेयर इज द लॉजिकल फॉल्ट लाइन? एट्रीब्यूटलेस नहीं है, निर्गुण नहीं है, निराकार है, पर अब्राहमिक गॉड निर्गुण नहीं है। स्पिनोजा सेज द हेब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड। अब एंगर इज नॉट ए गॉडली प्रॉपर्टी, एंगर इज ए गुण, तो निर्गुण नहीं है। इसी कारण से 3 एक ईश्वरवादी लोग आपस में लड़ते हैं। एक ईश्वर, पर मेरा एक ईश्वर, तुम्हारा नहीं। वो एक ईश्वर, तीनों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए उसमें लड़ते हैं। अब हमारी तो कैफेटेरिया अप्रोच है टू गॉड। नहीं मानना ना मानो, मानना है एक को तो ब्रह्म, 2 मानने तो सीताराम, ज़्यादा मानने तो 51 देवियां हैं, जो मर्जी ले लो। किसी को नहीं मानना, पत्थर उठा के ले आओ उधर नदी से, उसे एक जगह धो के रख दो जैसे धन्ना भगत ने रखा था, रोली लगाओ रोज उसकी, स्थापित कर दो, 25 साल सेवा करो, वही भगवान बन जाएगा। वो भी नहीं, यू योरसेल्फ आर ए पोटेंशियल गॉड। हमारे यहाँ सीरियल बुद्धास का जो कॉन्सेप्ट है कि 10,000 बुद्धास, तो जब ये गलत समझा गया कि यास्क ने कहा 33 करोड़ देवता, वो 33 करोड़ नहीं हैं, कोटियाँ हैं। 33 कैटेगरीज ऑफ गॉड्स, गॉड कैटेगरीज, और गॉड नहीं देवा। हमारे यहाँ गॉड, प्लीज, हिंदू धर्म में गॉड नहीं है विद ए कैपिटल जी, गॉड है ही नहीं। आपके 6 दर्शन जो आस्तिक दर्शन हैं, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक, उसमें गॉड तत्व है ही नहीं। सिर्फ योग में ईश्वर है, और वो ईश्वर जो है वो स्मृतिहीन है, उसे यादाश्त ही नहीं है। आपने उसे प्रेयर किया कि मेरी रेलवे की टिकट दिला दो भगवान, मुझे जाना है, मिल नहीं रही, उसे याद ही नहीं रहना। क्योंकि हमने भगवान को भी तो या ट्रैवल एजेंट या मेडिकल डॉक्टर बना रखा है ना, फंक्शनल, उसे कई काम दे रखे हैं। तो अगर उसको मेमोरी ही नहीं है, हमारे यहाँ गॉड नहीं है। वी हैव गॉड्स विद स्मॉल जी। हमारे अवतार हैं, अवतार जो हैं उनकी हम जन्मदिन भी जानते हैं, मरने का दिन भी जानते हैं, और उनका जीवन कितना कष्टदायक रहा वो भी जानते हैं। कृष्णा डाइड एन एनिमल डेथ, राम टुक जल समाधि, because his own younger brother whom he loved, Lakshman, he also took jal samadhi in Saryu when he was expelled by Ram from his kingdom. तो एक पूरा अल्टरनेटिव, इसलिए उनकी कल्चर जो है, उनका ज्ञान जो है सारा भगवान पे केंद्रित है। जितनी मिडीवल स्कॉलरशिप हुई यूरोप में, चर्च स्कॉलरशिप, इट वाज ऑल अबाउट गॉड, नेचर ऑफ मैन, man's relationship to God, and if man commits a mistake, then how to get redemption, grace. उनका भगवान कांस्टेबल है, चालान काटता रहता है, और इसलिए आदमी को अपने आप को बचाने के लिए उसके प्रेयर, कन्फेशन, रिडेम्पशन करनी पड़ती। हमारा तो भगवान कृष्ण हमारा, हम कृष्ण के, कृष्ण तो हमारा सखा, वय का घोड़ा बना लें, ये ब्रज वाले कहते हैं, हम तो उसका घोड़ा बना लें।
So the whole notion, knowledge, a culture, knowledge culture which is God-centered for 1400 years, 1300 years, focused only on God. They produced great thinkers. I'm not saying Marcus Aurelius, St. Augustine, very great thinkers. But the limitation was, it was a knowledge which was directed at God and man's relation to God. But our knowledge culture, Vedic knowledge culture, is a Jiva-centric. Jiva, beings, living beings, not God. आप अपने ग्रंथ देख लीजिए, पाणिनि की पूरी अष्टाध्यायी पढ़ जाइए, आप अपने टेक्निकल ग्रंथ पढ़ लीजिए, वो एक बीच में आके मंगलाचरण, क्योंकि हमारी कल्चर में है कि कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो पहले दिया जलाते हैं, नमस्कार करते हैं। बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो माँ के पैर छूता है, या दही खाता है, या हनुमान चालीसा, हनुमान जी का नाम लेता है। ये एक मंगलाचरण है। बट नाउ टेक्स्ट, नो इंडियन टेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट हैज़ एनीथिंग टू डू बट विद द प्रैक्टिकल लाइफ। चाहे आप धर्मशास्त्र देख लीजिए, चाहे आप ज्ञान शास्त्र देख लीजिए, फिलॉसफीज देख लीजिए, पूरे दर्शन जो हैं, सर्वदर्शन संग्रह, 16 दर्शन हैं हमारे यहाँ, उनका क्या पर्पज़ है? उनका पर्पज़ है कि आप अपने जीवन में जो 4 चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए, उनको ठीक तरह से कैसे रियलाइज़ कर सकते हो। वो 4 चीज़ें अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो लोग कहते हैं कि प्रवचन शुरू कर दिया, पर अंग्रेज़ी में बोलता हूँ तो मान लेते हैं। Material well-being, fulfillment of desires, हाँ जी, material well-being, fulfillment of desires, and now first of all righteousness, dharma, righteousness, then material well-being, artha, then fulfillment of desires, kama, and then freedom from all this. बूढ़े हो जाते हैं मेरी तरह, जब वेदांती हो जाते हैं, वेदांती तो नहीं होते पर वेदांती हो जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि यार इन झंझटों से मुक्ति मिलनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस। ये कोई, इट वाज नॉट बेस्ड रिलीजन, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। हर दर्शन हमारा जो है वो हमको ये बताता है कि कौन से तरीके से आप अपने जीवन को में ये चीज़ें सिद्ध कर सकते हो। इसमें कोई भगवान का चक्कर नहीं है, कोई मोक्ष भी बाद में जोड़ा गया, मोक्ष पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत ज्ञान और विश्व। हम दुनिया के ज्ञान की मानस गंगोत्री हैं। हमने जो हमारी जो कंसेप्चुअल इन्वेंशंस हैं, उनके बगैर कोई भी मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, देन 9 न्यूमरल्स। उन न्यूमरल्स को हम लोग अंग्रेज़ी फॉलो करके कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, पर अरब्स क्या कहते हैं उनको? अरब्स हिंद से, अरब्स का नाम है उनका हिंद से। तो 9 न्यूमरल्स, ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, पाई की वैल्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। व्हेन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर वंस स्पोक, ही सेड द स्विस इन्वेंटेड टाइम, द स्विट्जरलैंड, Swiss invented time, but we, the Jews, invented eternity. I thought about it and I said, we invented infinity, Anadi Ananta. We invented infinity, the concept of infinity, the pi, decimal, numerals, you can go on. And you can go on counting the first technical books in, for example, first grammar, first book of phonetics, first book of social science, Kalpa, Greya Sutra, Sharad Sutras, the first book of, you can go on and on. I have an article, image and image, self-image, where I have enumerated how many things. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बगैर साइंस नहीं या मैथमेटिक्स अरिथमेटिक नहीं चल सकता, वो तो हमारी इन्वेंशंस हैं. सो वी आर द स्रोत, सोर्स, एंड इट्स कंटेम्पररी रेलेवेंस 19th सेंचुरी में 1891 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 123 ग्रंथ हमारे ट्रांसलेट करने शुरू किए. 92 हो गए हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और वो सारे फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए. और मैक्स म्यूलर ने 50 वॉल्यूम में 72 ग्रंथ हमारे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किए, जो बाद में यूरोपियन लैंग्वेजेस में हुए. द एंटायर 19th सेंचुरी यूरोप
was doing Indian thought and Sanskrit the way our students are doing commerce and IT these days. The entire European young people were doing Sanskrit and Indian knowledge. And the result is, believe me, the contemporary European thought, its pedigree is in our Indian 19th century, what they learned in 19th century. I'll give you a very simple example. Ferdinand de Saussure is called the father of structuralism. And structuralism to postmodernism is the contemporary European thought. Structuralism से postmodernism तक. And structuralism का father था Saussure. Who was Saussure? He was professor of Sanskrit in Geneva University. And his PhD was on genitive case in Sanskrit. Roman Jakobson, the great Jew who worked on language loss, you see, the Russian formalist, what did he work on? He worked on Rig Veda, on Vedantic mythology. And Trubetskoy, the great structuralist phoneticist of Praha University, he worked on the structural phonology, but his PhD was on Rig Veda. Three great thinkers, end of 19th century, who shaped the European thought. They were all scholars of Sanskrit, and they had worked on Sanskrit literature. And structuralism is the idea system that they generated. And as you know, the entire 20th century has been a movement from structuralism to post, I don't know what. But basically, what did the Indian thought do to the European mind? Two things. Basically, what it did was to say, वो जो logos का concept था, script का, कि script नहीं, word, sound, and that meant uncertainty. The certainty that the Western mind had, certainty that they are right, that this is the truth, that this is one truth, this is one God, and this is one reality, that certainty was lost. You are familiar with Heisenberg's uncertainty principle, you are familiar with post-structuralist uncertainty of meaning, and you are familiar with that when you break the atom in a cyclotron, you look at it from this side, it dances in a different way. You look at it from that side, it dances in a different way. So everything is uncertain. That uncertainty, जो कि इंडियन माइंड की बेसिक इनपुट है हमारी, कि इट इज़ डिफिकल्ट टू नो, क्या सच है वो जानना बड़ा कठिन है. हमारे यहाँ नोएबिलिटी, देयर इज़ नो नोअर, there is no knowability, and there is nothing to know, because you cannot know. All when we say I know, what I mean is, this is how I say what I know. This is how I say what I know. So that uncertainty. Time ho gaya? But I have points left. But then it's all, I don't want to, sir, impinge on you. Tell me, sir, honestly, should I take 1 or 2 points more I can take, and then, अच्छा देखिए अब मोटी चीज़ों में आते हैं. ये तो इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल ज़्यादा था. पहला देखिए, हमारे यहाँ कॉपीराइट नहीं होता नॉलेज का. ये वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन है. हमारे को भी बारी लग गई है. कॉपीराइट हमारे यहाँ नहीं होता. देयर इज़ नो कॉपीराइट ऑफ नॉलेज. ज्ञान ना बिकता है, ना ज्ञान बेचा जाता है, ना ज्ञान का कोई मालिक होता है. मालिक नहीं है. कॉपीराइट नहीं है हमारे यहाँ. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. जब हमारे बच्चे जेएनयू में एमफिल के बच्चे, उन दिनों में हम साइक्लोस्टाइल करते थे. जब कोई प्रश्न उठता था तो उसका जवाब सोचते थे, तो जो जवाब होता था उसको साइक्लोस्टाइल करते थे. साइक्लोस्टाइल करके पर्चे बांटते थे. जब बच्चे एमफिल लिखते थे तो मेरे पास आते थे, कहते थे सर मैं ये कोट करूँगी और आपका नाम दूंगी. तो मैं कहा फिर कोट मत करना, क्योंकि ये जो आइडियाज़ हैं ये मेरे को कहाँ से आए? आप लोगों को पढ़ाते हुए आपके प्रश्न जो पूछे उसी से आए ना. तो ये मेरा थोड़ा है. तो नाम देना है तो मत कोट, मेरा नाम तो मत करना. यू कैन कोट द एंटायर थिंग, बट कोट इट एज योर ओन, क्योंकि ज्ञान की कोई विभूति किसी के मालिक. मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन से थिंकर्स थे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में से बोल रही हैं. मैं अपने आप तो नहीं बोल रहा ना. तो कॉपीराइट नहीं है. नंबर 2, हमारे यहाँ कोई ओरिजिनलिटी नहीं है.
There is no concept of originality. Jayant Bhatt, a great logician, Nyaya Manjari wala, Jayant Bhatt, he says, what is originality? There is nothing original. All you have is rearrangement of ideas. Rearrangement of ideas. हमारे बड़े से बड़े थिंकर, बड़े से राइटर जब लिखने, राइटर नहीं कहना चाहिए, कंपोज़र, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन में ओरल कंपोजिशन होती थी. जब वो कंपोज करते थे तो वो स्टार्ट करते थे कि मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा, वो तो जो पतंजलि कह गए हैं मैं उसको समझा रहा हूँ. Our great minds, they disclaim originality to hide actual originality. The disclaim, unlike the West, where everybody claims originality. You see, everybody claims. Husband wife भी debate करेंगे ना, Mr. and Mrs. 2 पेपर लिखेंगे तो wife husband को disagree करके कहेगी this is my original idea and wife will say this is my original idea. So there they claim originality to hide absence of originality. In our no great thinker claims originality. Thirdly, हमारे यहाँ कोई भी पूर्वाचार्य गलत नहीं है. Nobody says कि जो पहले वो जो थे जिनसे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ वो ये भी नहीं कहते मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने ये कहा वो ये नहीं कहते वो गलत थे. क्या है कन्वेंशन? उस समय ये ज्ञान था, उस समय ये ज्ञान था. सो पूर्वाचार्य इज नेवर रॉन्ग, इज नेवर रॉन्ग. दिस इज अनदर फीचर. एंड देन ज्ञान और एक्चुअल ट्रेडिशन है हमारे यहाँ. देखिए, ट्रेडिशन शब्द को बहुत गलत तरह से इस्तेमाल करके अपोजिट टू मॉडर्निटी ट्रेडिशन शब्द को बदनाम कर दिया. पर ट्रेडिशन है परंपरा. परंपरा क्या है? परपरा. ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ए लिंक्ड चेन, ए चेन ऑफ टेक्स्ट एंड थिंकर्स, ए चेन ऑफ टेक्स्ट एंड थिंकर्स. और हमारे यहाँ हर डिसिप्लिन में फ्रॉम BC to right up to nearly modern times, you have a tested tradition because we have a टीका परंपरा. ओरल टेक्स्ट होती हैं, ओरल टेक्स्ट बड़ी ब्रीफ होती हैं, बड़ी कठिन होती हैं. उनको समझाने के लिए ग्रेटर माइंड्स राइट ए कमेंटरी. और कमेंट्रीज भी 8 प्रकार की होती हैं, पंजिका से लेके महाभाष्य तक. वो कमेंट्रीज लिखते हैं और वो कमेंट्रीज के अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आपको ईसा से 7वीं शताब्दी पहले, ईसा से 9वीं शताब्दी पहले यास्क से शुरू करके पाणिनि 7वीं शताब्दी पहले पढ़ के 18वीं शताब्दी के अंत में नागेश भट्ट कन्नड़ में कर्नाटक में जो लिख रहे हैं व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, वो लगातार टेक्स्ट एंड थिंकर्स पढ़ने के बाद यू बिकम द मास्टर ऑफ द डिसिप्लिन. यू सी, सच ए लॉन्ग ट्रेडिशन, अ टेस्टेड ट्रेडिशन. क्योंकि ओरल होती थी, टेक्स्ट छोटे होते थे, दे वर ऑल केप्ट इन द माइंड. द ह्यूमन माइंड हैज़ 27 parallel processors, unlike the computer which has 5 parallel processors. And our Pandits, the men of knowledge, they used to exploit the potential of the human mind, and they kept the entire body of learned literature in their mind. I had the privilege of actually meeting one of them, Peri Suryanarayan Shastri ji, when he was 84, and I met another, Pandit Bhagwat Shastri ji, जिनका वाक्य मैं हमेशा कोट करता हूँ. He was 88 at that time. भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह. That was the line he used to speak whenever he used to speak on anything. तो वो लोग वो बैठ जाते हैं आपके पास, 3 घंटे बैठेंगे, हिलेंगे नहीं. हम आधे घंटे बाद इधर से थक जाते हैं या इधर से थक जाते हैं, हिलते जुलते रहते हैं. और फिर हमको चाय चाहिए या पानी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए. और हम फिर किताबें ढूंढते हैं. हम स्टूडेंट्स को रोब देने के लिए कहते हैं कि प्लेटो ने क्रेटिलस में ये कहा. किसी ने पूछ लिया, जी सर कहाँ पे, कौन से पेज पे? कोई कल बताऊंगा, होपिंग के कल वो भूल जाएगा. वो फिर हम ढूंढने लगते हैं, मिलता नहीं. बट दे हैव, यू नो, लाइक इन ए split of a second, whether it is Bauddha text or a Jain text or something, it comes to them. Their search and scroll system
is so fast, much more fast than any of the machines that we can think of. But we have abandoned that tradition. We are now in a transition to scriptal mode. आजकल तो कंप्यूटर और गूगल और कंप्यूटर है ना, टीचर जो है, टीचर तो फैसिलिटेटर हो गया है ना, उसने तो सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना है और उसने एक सीडी लगानी है आपके लिए, बस ये टीचर का रोल है. बाकी चीज़ें जो लोग टीचर से सीखते थे, हमने अपने टीचर से, 7वीं के टीचर से, ब्रह्मानंद जी से, जितनी अंग्रेजी मुझे आती है मैंने सारी उनसे 7वीं में ही सीख ली, और जितनी लिंग्विस्टिक्स मुझे आती है वो मैंने 7वीं में ही उनसे सीख ली. उसके बाद किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर ने. तो वो जो टीचर्स होते थे वो ज्ञानी होते थे, उनको एक चौक चाहिए बस और एक ब्लैक बोर्ड, और कुछ नहीं चाहिए. एंड they will punish the error, invariably punish the error of a bright student. Average student they will forgive, but for a good student they will never forgive the error. That is how they used to bring up excellence among the students and all that. तो चलिए ब्रह्मानंद जी याद आ गए, अच्छी बात है, टीचर्स याद आ गए. आई हैड ए ज्योग्राफी टीचर जो कि उनका कल्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफी होता था कि हर स्टूडेंट से ब्लैक बोर्ड के ऊपर दुनिया का नक्शा बनवाते थे, मैप ऑफ द वर्ल्ड. एवरी स्टूडेंट इन क्लास 6 हैड टू ड्रॉ द मैप ऑफ द वर्ल्ड on the blackboard. I'll be surprised if a teacher of geography today can do it. I can still try because I was trained by him. I can still try and draw the map of the world on the blackboard. So that kind of, relationship, the knowledge was transmitted orally from mind to mind, mind to mind. It was not transferred through external mediums, because you see it is only information which can be, it is only digital knowledge which can be transferred from external mediums, digital knowledge. But much larger body of knowledge is non-digital. जैसे happiness है जो आपके अंदर है, सुख दुख है, वो भी तो ज्ञान है ना. मैं आपसे पूछूं आपको कितना दुख है, कि जी मुझे इतना दुख है. Can you say that? You cannot digitalize a large body of inner knowledge, and that is where you see, that is where the modern system fails entirely. Anyways, coming now to one more question, and then I think I will. एक बड़ा फीचर छोटे हैं, हमारी परंपरा बिल्कुल अवच्छिन्न है, टूटी नहीं. मतलब ग्रामर की मैंने एग्जांपल दी आपको. 1795 में नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, जो कि वेस्ट में एंड ऑफ द 20th सेंचुरी में किसी ने शायद सोचा लिखने का, उन्होंने 1795 में लिखी. कंटिन्यूअस है, क्यूमुलेटिव है. देखिए कोई भी हमारे यहाँ जो थिंकर है वो पिछले थिंकर के काम को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ता. तो एक के ऊपर एक क्यूमुलेटिव नॉलेज है, क्यूमुलेटिव है. और मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ जो है हमारे यहाँ वो फ्रॉम मटेरियल टू आइडियल है. हमारे फर्स्ट थिंकर थे चारवाक और हमारा लेटेस्ट थिंकर था आदि शंकराचार्य. उनके फर्स्ट थिंकर था प्लेटो और उनका लास्ट थिंकर है कार्ल मार्क्स. उनकी मूवमेंट अपोजिट है. दे मूव फ्रॉम आइडियल टू मटेरियल, वी मूव फ्रॉम मटेरियल टू आइडियल, मटेरियल टू आइडियल. ओके, एंड एनीवेज आई एम स्टॉपिंग. एक चीज़ ख़त्म कर देता हूँ सर कह के. देखिए ज्ञान और धर्म का रिश्ता, क्योंकि धर्म की वर्ड है हमारे यहाँ. कोई भी ह्यूमन एफर्ट, नो ह्यूमन एफर्ट इज़ वैलिड अनलेस इट प्रमोट्स धर्म, अनलेस इट प्रमोट्स धर्म. और धर्म कंसिस्ट इन व्हाट? लोक संग्रह. गीता में ना 3 बार आता है शब्द लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल. Nothing is justified, no achievement is justified if it does not promote the welfare of the people. तो एक प्रश्न उठता है कि धर्म किस में है? धर्म ज्ञान में है. उपनिषद कहते हैं हाँ, इसलिए उपनिषदों का जो हीरो है वो है नचिकेता. He asks fundamental questions. But Buddhism says no, dharma consists in
अदर डायरेक्टेड एक्शन। ज्ञान में नहीं, धर्म कर्म में है। कर्म कौन सा? दूसरों के लिए किया गया। जो हमारे जब हवन करते हैं तो बोलते हैं एक दो शब्द जो लोग ध्यान नहीं देते, इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स, राइट? एंड बट द पुराणास, भागवत धर्म में पुराना से दैट ज्ञान कंसिस्ट इन भक्ति, टोटल सरेंडर, द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ इन लाइफ। 4 पुरुषार्थ हैं, 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, और सबसे मुश्किल भक्ति है। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू समथिंग, सरेंडर, शरणागति, चाहे वो आपका गॉड हो माना हुआ, चाहे आपका पिता हो, आपकी माता हो, जो वो कहे अनक्वेश्चनिंगली उसे करना बहुत कठिन है। और आजकल की जनरेशन की तो बहुत ही कठिन है। वो उनको तो इतना लॉजिक आता है कि भाई हम, और ये हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए ये मत सोचिए कि हम धर्म के आधार पर चले हैं, हमारे यहाँ वाद परंपरा रही है, पूर्व पक्ष रहा है। कोई भी ग्रंथ निकालिए, कौटिल्य, उसका कुमारिल भट्ट का तंत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक 7वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं, कभी निकाल के देखिए। अगर उनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन सर महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा ने की थी, ही टुक 25 years ऑन ट्रांसलेटिंग 1 book। आजकल तो साहित्य अकेडमी 10 रुपये पेज पे 1 महीने में 10 किताबें ट्रांसलेट करा लेती है सर, इतने साल लगे। कभी देखिएगा, उसका कवर हटा दीजिए और आप किसी से पूछिए ये कब की किताब है। श्लोक वार्तिक इज अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, तो आपको मैं ट्राई किया हुआ है। मेरे बच्चों ने कहा कि सर 80s की होगी, 1980s की, जबकि वो 7वीं शताब्दी की किताब है। इसी इतने ग्रेट ग्रंथ ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी एंड सो ऑन। तो ये जो धर्म का विषय है, धर्म का तो ज्ञान में है, कर्म में है कि भक्ति में। आजकल कोई, मैं घर जाऊं और मेरे फादर कहें काका तू आ गया, बड़ा 7:30-8 बजे है, मन कर रहा खीरा खाने का, 1 किलो खीरा ला दे, तो क्या कहेगा लड़का? ये तुम्हारी उम्र है 1 किलो खीरा खाने की? और ये कोई टाइम है रात का? और इस वक्त कहाँ मिलेगा? कल ला दूंगा। पर हनुमान इज द पैराडाइम। Hanuman was much more learned than Rama. You know that, na? When Ram meets Hanuman, he says, Hanuman speaks one sentence, and Ram says, from your one sentence I can say you are master of 9 schools of grammar. इतना ज्ञानी था और शक्ति इतनी थी कि जब अहिरावण राम लक्ष्मण को पाताल ले गए, he broke the arm of Ahiravan and brought both of them here. और सीता को जब मिले तो कहा, माता मैं तो लंका पलट देता और तुम्हें ले जाता, पर इसमें भगवान की शोभा नहीं है, राम की शोभा नहीं है। तो इतना पावरफुल, इतना लर्नेड, और आंखें मूंद के नीचे सर करके राम के आगे खड़े रहते थे। ही वॉज द भक्त। एंड दीज 3 choices दैट यू वॉन्ट टू परस्यू इन लाइफ, ज्ञान, कर्म और भक्ति, पर तीनों का जो एंड है वो है लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such an interesting talk on Indian knowledge system. समय की कमी है, वरना आपको निरंतर सुनते रहने का मन कर रहा है, और I'm sure everybody feels the same. Without taking further time, I would now request our Honorable Vice Chancellor, sir, to felicitate and invite our Chief Guest and Speaker of the Day, Honorable Minister of State for Education, Government of India, Dr. Subhash Sarkar, please.
अब मैं माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार जी से निवेदन करूंगा कि 28वां प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर हम सबको डिलीवर करें। प्रोफेसर कपिल कपूर के बाद कुछ बताना ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं सोचा क्या बताऊं। तो मेरा एक निवेदन है, उन्होंने अंत में जो बताया, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों मैं अभी तक नहीं छोड़ा, लेकिन लोक संग्रह में भी जुड़ गए। आज जो थोड़े बताएंगे इसके ऊपर ही। नमस्कार, warm greetings to all. Whenever I will tell about the names, तो तालिया का गड़गड़ाहट होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। प्रोफेसर कपिल कपूर जी, पद्म भूषण, former rector, JNU. Professor Nageshwar Rao ji, who is a dynamic professor and Vice Chancellor of IGNOU, and the Director of Hindi, क्या है ना? हाँ, and Director of the Central Hindi Directorate also. इसके लिए भी फिर एक ताली होना चाहिए. This is also proud for IGNOU. Professor Uma Kanjilal ji, Pro Vice Chancellor, and Mrs. Pramila Reddy ji, wife of Professor G. Ram Reddy ji. भाई तालियां जोर होना चाहिए. एक बार आप उधर थोड़ा उनको हेल्प करिए ना. Professor Shattokamji, Pro Vice Chancellor, who is also very much dynamic person. I look at his eyes whenever he was deliver here the lectures initially. He is an excellent. Mrs. and Dr. Alok Chobeji, Registrar. Yes, distinguished directors, teachers and staff members over here at different regional centers of IGNOU, and all the people watching the lectures on social media and TV channels, other stakeholders and learners and distinguished guests. Dear all, I am glad to be here on the occasion of 28th Professor G.M. Reddy Memorial Lecture. I would like to start with paying my humble tribute to an individual whose remarkable contribution have had a profound impact on the field of global distance education. My namaskar to Professor Reddy. Professor G. Ram Reddy, a visionary educator, has dedicated his life to advancing the cause of open and distance learning, revolutionizing the way education is accessed and delivered worldwide. I am happy to know that Indira Gandhi National Open University organizes this lecture annually in the memory of the founder and Vice Chancellor of the university, Professor G. Rama Reddy. Dear all,
the father of distance education of India, Professor G. Rama Reddy, was a visionary leader and institution builder. He was born in the Mailaram village of Karimnagar district, now in Telangana, where educational opportunities were fewer. However, he was one of the very few from his district to attend his school and college. Professor Reddy, after obtaining his M.Ed from the Osmania University, Hyderabad, did further graduate studies at the London School of Economics and later joined Osmania as a lecturer in public administration in 1959. His devotion to teaching and research ensured him to full professorship within a decade. In 1977, at the age of 48, he became the Vice Chancellor of Osmania University. He distinguished himself as a scholar of public policy studies, and it placed him in commanding heights. The chairmanship of University Grants Commission and Indian Council of Social Science Research. As a chairman of UGC, he took initiatives to establish and nurture many institutions and piloted the establishment of the National Assessment and Accreditation Council, which was the first of its kind in the Southeast Asian region. He founded India's Open University, the Andhra Pradesh University, that was first, now known as Dr. B.R. Ambedkar Open University in 1982. Later, he prepared the groundwork for the establishment of Indira Gandhi National Open University. Dear all, under Professor Reddy's leadership, the Indira Gandhi National Open University experienced significant growth and development. He served as the Vice Chancellor of IGNOU from 1985 to 1990, where he laid the foundation for the institution's transformation into a global leader in distance education. I would like to say that his innovative ideas, unwavering commitment, and relentless pursuit of excellence repelled IGNOU to new heights, making it largest open university in the world today. He was also the chairman of the Center of Economic and Social Studies from 1989 to 1995. Professor Reddy's contribution, not only in national but global distance education, was substantial. He was a prominent participant in the International Council for Distance Education and chosen as first Secretary General of the Association of Asian Open University. He was invited to participate in the founding of the Commonwealth of Learning, that is COL, as a renowned educator, planner, and administrator. He served on the BRICS and Daniel committees and later served as the inaugural Board of Governors of COL, representing from India. He had such a strong connection to the COL that in 1989 he was asked to join as its first vice president. He gave the COL
his undivided attention and intense missionary passion. Dear all, Professor Reddy's influence and impact extend beyond India. He has become a strong advocate for distance education on the global stage, promoting its potential to democratize education and empower learners. His visionary ideas have inspired educators, policymakers, and institutions across the world to embrace the transformative power of distance education, opening doors of opportunity for millions of learners. It is essential to recognize Professor G. Ram Reddy's tireless efforts to promote distance education as a means of expanding access, enhancing quality, and fostering lifelong learning. His leadership, coupled with his passion for equity in education, has paved the way of countless learners to overcome barriers and realize the full potential. Dear all, Professor G. Ram Reddy's role in the field of global distance education has been nothing short of extraordinary. His pioneering work has left an indelible mark on the landscape of open and distance learning, shaping the lives of countless individuals and transforming the educational landscape. We owe a debt of gratitude to this visionary educator whose passion and vision continue to guide us as we navigate the ever-evolving world of education. My dear friends, India's education system has witnessed a series of transformative change during the past 9 years with a vision to empower the nation's youth and provide them with quality education. The government has implemented numerous initiatives to revamp the education landscape. Dear all, by following the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, one of the major steps taken by the government to achieve this is the introduction of the first major overhaul in the educational policy after 34 years by bringing the National Education Policy 2020. The new National Education Policy 2020 facilitates the inclusion of transformative curricula. The main focus is given to the holistic development of learners, equipping them with the 21st century skills and enhancing essential learning and critical thinking. The National Education Policy 2020 has brought about a transformative wave in the education sector in India. This landmark policy has recognized the crucial need for reform and has laid the foundation for a holistic and inclusive education system. One of the key aspects of the NEP 2020 is the shift towards a multidisciplinary approach instead of compartmental approach, emphasizing the integration of arts, science, and vocational subjects. It also focuses on promoting critical thinking, creativity, and problem-solving skills among students. To foster research and innovation in the field of education, the Modi government has launched various initiatives such as the Imprint. And what is this Imprint? Imprint is Impacting Research, Innovation and Technology India program,
The Prime Minister's research philosophy, that is known as PMRF scheme, and the Atal Innovation Mission. These programs aim to promote research collaboration between academia and industry, support innovation-driven startups, many startups are present here, and encourage scientific and technological advancement. The emphasis on research and innovation has nurtured a culture of curiosity and critical thinking among students and educators, leading to breakthrough in various fields. Dear all, the distance and digital education has emerged as a powerful tool in the mission of our government to provide quality education to all, regardless of their geographical location or socio-economic background. Exactly, IGNOU has done these things. It breaks down barriers and expands access to education, empowering learners across the length and breadth of our diverse country. Recognizing its importance, the Government of India has implemented several schemes to promote and enhance distance education opportunities for our citizens. Online, open, and multimodal learning have been strongly encouraged by both schools and higher education institutions. This program has significantly reduced the learning loss brought on by the COVID-19 outbreak and will significantly aid in the bringing education to rural and hostile areas of the nation. The number of students registering for eSkills India, Swam, Diksha, Swam Prabha, virtual labs, and other online resource portals has increased significantly. In addition to these schemes, the government has been actively promoting to use of digital technology and connectivity infrastructure to support distance education. Initiatives such as Digital India and BharatNet aim to bridge the digital divide by expanding internet connectivity to remote areas and ensuring that digital resources are accessible to all. Ladies and gentlemen, the importance of distance education in India cannot be overstated. It is an indispensable tool in our mission to provide quality education to all citizens. Through government initiatives like SWAM, Shamprabha, NSDC, NIOS, and many more, we are creating an inclusive and accessible learning ecosystem that empowers individuals and unlock their true potential. As we move forward, let us renew our commitment to promoting distance education in India. Let us leverage technology, bridge gaps, and ensure that no learner is left behind. Together we can build a future where education knows no boundaries and every citizen has the opportunity to thrive and contribute to our nation's progress. As a premier institute of distant education in India, I am glad to know that IGNOU has an annual enrollment of 13 lakh learners. In the last academic session, a cumulative enrollment of 35 lakh learners on rolls presently. Another 35 lakh who have passed out over the last 38 years and are vibrant alumni along with 15,000 plus international students. Has shown that it is indeed possible to take education to the doorstep of the students and keep the flame of learning alive in them. IGNOU has been provided educational opportunities
to the population living in rural and remote areas in the country, as well as to women, SC, ST, slum dwellers, transgender, prison inmates, persons with disabilities, and other such disadvantaged sections. I'm happy to know that IGNOU has 69 regional centers, around 2,063 student support centers, 85 recognized LSCs, and 25 overseas study centers in 15 countries. I'm also happy to know that IGNOU is one of the 29 institutions that have signed an MOU with the Ministry of Social Justice and Empowerment and set up Dr. Ambedkar Center of Excellence to provide quality coaching to 100 meritorious scheduled caste civil service aspirants. This is a pleasure for all of us. Of the 13 DSCE candidates who have qualified for the prelims this year, 8 students, that is 60%, are from IGNOU's DSCE center. As being a doctor, and we have just celebrated National Doctors' Day yesterday on 1st July 2023, I envisage the People's University IGNOU to take the lead in strengthening medical education to the remotest part of India. IGNOU's vision in healthcare education needs to be in alignment with the National Health Policy 2017 as well as the NEP 2020. I envisage at least 3 types of program in health education. One which strengthens the knowledge and skill base of in-service health personnel, filling the national health manpower gap. Second, which equip learners with the employable skill through partnerships such as with the National Skill Development Corporation for service nationally and internationally in a cost-efficient manner. And third, where you engage with countries internationally to help them equip their own health workforce in respective socio-cultural context. I am happy to note that IGNOU's program are addressing all 3 objectives. I would like to congratulate IGNOU for its commendable work in producing more than 10,000 nurses through its Indian Nursing Council approved post-basic BSc nursing program. More than 35,000 community health officers were also trained under the Ayushman Bharat Abhiyan. IGNOU has also aligned its program on important areas like geriatric medicine, maternal and child health, critical nursing, and nursing administration with the goals of NEP 2020. A compulsory hands-on component not only upskills these health professionals but also develops soft skills like communication, empathy, and framework, addressing the diverse learning styles and catering to diverse groups of learners. These programs ensure inclusive and equitable education. Many countries globally are looking towards India to meet their healthcare workforce needs. I am expecting IGNOU to take the lead in providing trained healthcare professionals in areas such as geriatric care, diabetic care, dental hygienist, ophthalmic assistants, and more. I am impressed to note that IGNOU's National Center for Innovation in Distance Education has provided a no-cost technology-based support to the distance learner
through the creation of web-enabled academic support. Through this interactive one-stop portal, the university makes available digital self-learning material, learning resource like audiobooks, videos, articles, OER, weekly quiz, and FAQ related to 45 programs of study, and also conducts mentoring, discussion forum, and interactive virtual classroom. I'm glad to see that the IGNOU students are getting recognition at not only at national level, but also at international level, with a student winning to the Smart India Hackathon 2022 organized by the Ministry of Education in 2022, another being the first runner-up in SIH 2022, and yet another being nominated for the top 30 winner based on 5G hackathon. I am happy to note that the university has its presence in 57 countries, offering 157 programs with a cumulative student strength of more than 87,000 students. Additionally, you are offering 267 programs of study to foreign students residing in India. I am especially happy to know that the university has offered a 3-month online basic awareness course in Hindi for international students in collaboration with Indian Council for Cultural Relations, that is ICCR, and Center Hindi Directorate in 29 countries. In the coming times, IGNOU should have wider participation in the academic bank of credit. Further, it must involve its alumni in the design and delivery of quality courses, provide courses as per market demand, and equip students with 21st century skills for better job opportunities. The need for today is that IGNOU takes its academic programs to more foreign countries by increasing its base in the global educational environment. In this context, IGNOU can most certainly make a mark by playing its role more proactively. I am also happy to know that today, and just now it has been inaugurated, that is, academic building has been named as Swami Vivekananda Bhavan. This move will inculcate the values of Swami Vivekananda in the teaching and learning process of the university. I would like to end with the quote of Swami Vivekananda ji. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, by intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. I wish IGNOU, the People's University, will continue to empower the student of this country on the path of Swami Vivekananda's vision and the mission of Professor G. Ram Reddy for the university. Thank you all. Bharat Mata Ki Jai. Thank you, sir, not only for your lecture, but also for your valuable time to encourage us, enlighten us, and motivate us. I would now request our Registrar Administration IGNOU, Dr. Alok Chaubey, for a vote of thanks, please. हम सभी जानते हैं कि जब भी लोग अच्छा काम करते हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं। जब लोग इतिहास रचते हैं तो हम उनको याद करते हैं, लेकिन कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों रच देते हैं
उनको हम निरंतर याद करते हैं। इसी निरंतरता के 28वीं कड़ी में आज हम जिन महान विभूति के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको वो प्रोफेसर जी राम रेड्डी साहब जो कि यहाँ के संस्थापक कुलपति थे, और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये उन्हीं के विज़न, उन्हीं की दिशा का परिणाम है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा उनको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शत शत नमन। आज उपस्थित आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला रेड्डी जी को मेरा सादर नमन। इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम था, इसके लिए अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से भी हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय दिया। इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार साहब, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार ने हमको समय दिया। हमारी जो 15 ब्लॉक की बिल्डिंग है, इसके नामकरण का उद्घाटन करने के लिए हमको समय दिया। साथ ही आज का जो मुख्य व्याख्यान था वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने हमको सुनाया और हमारी उपलब्धि, विश्वविद्यालय की उपलब्धि को एक्नॉलेज करके हमारा जो अति उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको कृतज्ञता और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कपिल कपूर जी का व्याख्यान हम सभी ने सुना। वो भारतीय परंपरा और पश्चिमी जो ज्ञान परंपरा है, दोनों के बीच में कई अनछुए पहलुओं को, जो शायद हम लोगों में से बहुत ही कम कोई जानता भी, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, उन्होंने हमको अवगत कराया। और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हर चीज़ एकदम से समझ में आ गई, वो काफ़ी क्लिष्ट थी, लेकिन ये है कि हमारे अंदर एक मंथन उन्होंने छोड़ दिया है कि हमारे अंदर भी उसके प्रति विचार करने के लिए एक जिज्ञासा जरूर जागृत कर दी। मैं आपके लिए भी, आपका भी यहाँ उपस्थित होना, हमारा निमंत्रण स्वीकार करना और अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिभूत कर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय कुलपति, जो हमारा कोई भी सारे जितने समारोह रहते हैं उनमें उनका मार्गदर्शन हमेशा ही रहता है और उनका हर वक्तव्य में एक नई प्रेरणा हमको प्राप्त होती है और जिसके कारण ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सर को बहुत बहुत आभार। मंचासीन समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम और प्रोफेसर उमा कांजी लाल मैडम, जो कि शुरू से ही इस प्रोग्राम के लिए पूरा रीढ़ का काम किया। सर के मार्गदर्शन में मैडम और सर ने पूरा अपना प्रोग्राम को सतत निगरानी में इसके सफल आयोजन का कार्य अपने कंधों पे लिया। मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे समकक्ष उपस्थित जो अन्य समकुलपति हैं, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैडम और हमारे जो किरण हजारिका सर हैं, जो अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर मोहपात्रा जी अभी शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी इस पूरे प्रोग्राम में पूरी तरह जुड़े रहे। मैं उनके प्रति भी इस सफल आयोजन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। उपस्थित शिक्षाविद और गैर शिक्षाविद, अधिकारी, कर्मचारी एवं सम्मानित सभी अतिथियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी उपस्थिति से ये सफल आयोजन हो सका। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन को हम व्याख्यान के साथ साथ जब उपलब्धियों की प्रदर्शनी से भी सुशोभित करते हैं, तभी वो फंक्शन और यादगार बन जाता है। अतः मैं उनको भुलाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। जिनको भी आज नवाचार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं ऐसे विद्यार्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी मेहनत से आज का ये फंक्शन और ज़्यादा सुशोभित हुआ है। उसके पश्चात कला प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है, ये हम सभी जानते हैं कि जो चित्रकला होती है वो उतनी आसान नहीं होती है। कई हफ्तों से हमारे कई प्रतिभागी एक वर्कशॉप के माध्यम से हमारे यहाँ पेंटिंग कर रहे थे और उनकी जो बहुत सुंदर पेंटिंगों का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उसने भी इस फंक्शन को
और यादगार बना दिया। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी कलाकारों के प्रति, उस विभाग के सोपवा विभाग के जो डायरेक्टर और अन्य जो भी फैकल्टी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रोग्राम के सफल दूरस्थ संचालन हेतु मैं EMPC एवं अन्य मीडिया प्रभारी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं विश्वविद्यालय की ओर से। साथ ही कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, इसमें हम हमारे इंजीनियरिंग डिवीज़न को नहीं बुला सकते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण सहयोग होता है। उनका और सुरक्षा टीम जो हमारी है, जो पूरे टाइम इस फंक्शन में सजग रूप से लगी रहती है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मंच संचालन कर रही टीम ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अंत में जो भी इस सफल आयोजन के में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।